Hello, I welcome you all once again to my channel Explore Education. I am Dr. Rashmi Singh, Assistant Professor, Department of Education, SS Khanna Girls Degree College, University of Allahabad. And this time I am going to discuss with you a new topic of your paper, Environmental Education Unit 4, that is the Montreal Protocol. Okay? तो जानते हैं कि ये क्या है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ठीक है ना? तो बैकग्राउंड और कंटेक्स्ट की अगर बात करें तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ऑन सब्सटेंसेस दैट डिप्लीट द ओजोन लेयर वाज साइंड ऑन 16 सितंबर 1987 इन मॉन्ट्रियल कनाडा। चूंकि कनाडा के मॉन्ट्रियल में 1987 16 सितंबर 1987 को ये साइन किया गया कि वो सभी प्रोटोकॉल लगाया जाएगा उनके ऊपर, उन सभी पदार्थों पे जो ओजोन लेयर को डिप्लीट कर रहे हैं, उसका क्षरण कर रहे हैं। चूंकि मॉन्ट्रियल में ये प्रोटोकॉल साइन हुआ तो इसलिए इसको मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के नाम से जानते हैं। बिल्ड ऑन द अर्लियर वियना कन्वेंशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द ओजोन लेयर, यानी कि प्रोटेक्शन ऑफ द ओजोन लेयर पे 1985 में ही वियना कन्वेंशन हो चुकी थी, उसी पर ये आधारित था। Triggered by the 1985 discovery of the Antarctic ozone hole by the British Antarctic Survey scientists linked to chlorofluorocarbons। और ये कैसे पता चला था 1985 में, हमने क्यों किया था कन्वेंशन प्रोटेक्शन ऑफ द ओजोन लेयर के लिए? क्योंकि 1985 में ब्रिटिश अंटार्कटिक सर्वे के साइंटिस्ट ने पाया कि अंटार्कटिक एरिया में ओजोन में होल हो गया है और ये होल क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स की वजह से हुआ है। तो एंटर्ड इनटू फोर्स ऑन 1 जनवरी 1989, इंडिया रेटिफाइड द प्रोटोकॉल इन 1992 एंड इट्स सब्सिक्वेंट अमेंडमेंट्स ओवर टाइम। तो फिर भारत ने भी 1 जनवरी 1989 को भारत इसके अंदर शामिल हुआ और इस प्रोटोकॉल पे साइन किया 1992 में, और उसके बाद सब्सिक्वेंट अमेंडमेंट समय समय पर भारत ने भी किए क्योंकि वो सिग्नेटरी था इस प्रोटोकॉल का, इसलिए। ओके, अगर ऑब्जेक्टिव्स और गाइडिंग प्रिंसिपल की बात करें तो इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं कि टू प्रोटेक्ट दिस, अब आपको ने एटमॉस्फेयर पढ़ा हो तो उसके कई जोन होते हैं, उसमें एक स्ट्रेटोस्फेयर भी होता है, जो ओजोन लेयर उसी जोन में होती है, उसी लेयर में होती है, स्ट्रेटोस्फेयर में। तो टू प्रोटेक्ट दी स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन लेयर बाय फेजिंग आउट द प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन ऑफ ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस, ये कहा गया कि हमको स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन लेयर को सुरक्षित रखना है। धीरे धीरे, भाई अचानक से तो बंद नहीं करेंगे, फेज आउट कि कम इतने समय में ये कर लेंगे, इतने समय में ये कर लेंगे, इस तरह से हम प्रोडक्शन और कंजम्पशन ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस का रोकेंगे, ठीक है ना? स्टैब्लिशेस बाइंडिंग टाइम टारगेटेड एंड मेजरेबल फेज आउट ऑब्लिगेशंस फॉर बोथ डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज। फिर ये तय किया गया कि भाई हम कोई टाइम का टारगेट रखेंगे, कोई मेजरेबल फेज आउट ऑब्लिगेशंस रखेंगे कि विकसित और विकासशील दोनों देशों को उसको फॉलो करना होगा। adopts the principle of common but differentiated responsibilities, developed countries phase out ODS faster। तो ये माना गया कि जो विकासशील देश हैं वो भी विकास में लगे हुए हैं, उनके पास कहाँ अभी इतना ना फंड है, ना उतना रिसर्च है, ना उतना रिसोर्स है। तो कहा गया कि हम ऐसा करेंगे कि जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं वो जल्दी ओडीएस को खत्म फेज आउट कर सकते हैं, तो हम ये मान के चलेंगे, ये प्रिंसिपल अपनाएंगे। एंड डेवलपिंग आर्टिकल 5 कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया रिसीव अ ग्रेस पीरियड एंड फाइनेंशियल टेक्निकल सपोर्ट टू मीट देयर ऑब्लिगेशंस। और ये भी कहा गया कि जो डेवलपिंग कंट्री, भाई तब इंडिया डेवलपिंग कंट्री ही था, कि भारत के को लेकर ही कहा गया कि उनको एक ग्रेस पीरियड दिया जाएगा, उनको फाइनेंशियल टेक्निकल सपोर्ट दिया जाएगा ताकि वो इसको अपनी इस ऑब्लिगेशंस को पा सकें। देन की सब्सटेंसेस रेगुलेटेड, तो क्या क्या रोका गया? रोका गया क्लोरोफ्लोरोकार्बन। कहा गया कि जो रेफ्रिजरेशन में, एयर कंडीशनिंग में, एरोसोल में और फोम ब्लोइंग में इस्तेमाल सीएफसी होता है उसको आपको रोकना होगा या नियंत्रित करना होगा। हेलोन्स यूज्ड इन, जो फायर एक्सटिंग्विशर में होता है, कार्बन टेट्राक्लोराइड इन मेथिल क्लोरोफॉर्म इंडस्ट्रियल सॉल्वेंट है, इसको रेगुलेट करने की बात की गई। हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन जो कि ट्रांजिशनल सीएफसी सब्सटीट्यूट है, लेस ओजोन डिप्लीटिंग बट स्टिल हार्मफुल, उसको भी आपको रेगुलेट करना है। और मिथाइल ब्रोमाइड है, वाइडली यूज्ड एग्रीकल्चरल फ्यूमिगेंट, ये एग्रीकल्चरल फ्यूमिगेंट के रूप में बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है, ये भी ओजोन लेयर को डिप्लीट करने में योगदान दे रहा था, तो इसको भी रेगुलेट करने की बात की गई। फिर इवोल्यूशन ऑफ द प्रोटोकॉल, बहुत सारे प्रोटोकॉल में मतलब अमेंडमेंट होते रहे, जैसे लंदन अमेंडमेंट हुआ 1990 में, इसने कहा कि एडेड न्यू सब्सटेंसेस एंड एक्सेलरेटेड फेज आउट शेड्यूल्स, उसने कहा कि नहीं आप और जल्दी तेजी से फेज आउट कीजिए, और कुछ नए सब्सटेंस भी जोड़े गए जो ओजोन डिप्लीशन में योगदान दे रहे थे। कोपेनहेगन अमेंडमेंट हुआ 1992 में, इसने फर्दर एक्सिलरेटेड सीएफसी फेज आउट, उसने कहा कि और तेजी से खत्म करिए आप क्लोरोफ्लोरोकार्बन, एडेड कंट्रोल्स ऑन हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन्स एंड मिथाइल ब्रोमाइड। फिर मॉन्ट्रियल अमेंडमेंट फिर होता है 1997 में, वो कहता है कि एक लाइसेंसिंग सिस्टम लगाइए इंपोर्ट और एक्सपोर्ट ऑफ ओडीएस पे। और बीजिंग अमेंडमेंट होता है 1999 में, जिसने ब्रोमो क्लोरोमीथेन पे भी कंट्रोल लगाने की बात की।
देन द किगाली अमेंडमेंट 2016 लिंकिंग ओजोन एंड क्लाइमेट, इसने ओजोन और पर्यावरण को जोड़ा। उसने कहा लैंडमार्क अमेंडमेंट था, एड्रेसिंग हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स नॉट ओजोन डिप्लीटिंग बट पावरफुल ग्रीन हाउस गैसेस यूज्ड एज HCFC सब्स्टिट्यूट्स, है ना। उसने कहा कि जो पावरफुल ग्रीन हाउस गैसेस हैं वो FC यानी कि हाइड्रो HFC है, एच हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन की तरह से इस्तेमाल की जा रही हैं। वो ओजोन डिप्लीटिंग तो नहीं है लेकिन वो ग्रीन हाउस गैस है, तो वो कह रहा है कि उसको आप हाइड्रोफ्लोरोकार्बन से रिप्लेस कर सकते हैं। एम्स टू फेज डाउन ग्लोबल HFC प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन बाय ओवर 80% बाय द 2040s, ये माना गया कि हम 2040 तक इसको ऐसा कर देंगे। could avoid up to 0.5 degree centigrade of global warming by 2100 entered into force in January 2019। ये माना गया कि हम 2019 से ऐसा करें कि क्या हम रोक सकते हैं ग्लोबल वार्मिंग को 0.5 डिग्री सेंटीग्रेड से 2100 तक। देखिए, लगता तो नहीं है। इंडिया ने भी साइन किया कि गाली अमेंडमेंट 2021 में और कमिटिंग टू फ्रीज HFC कंजम्पशन बाई 2028 एंड बिगिन फेज डाउन फ्रॉम 2032। ये कहा गया कि अच्छा 28 और 32 दोनों ही आने वाले हैं कि हम HFC का कंजम्पशन थोड़ा कम करेंगे, फ्रीज करेंगे उसको 2028 तक और उसको फेज डाउन करेंगे 2032 से, है ना। ये सब माना गया। फिर इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म ये था, मल्टीलेटरल फंड इस्टेब्लिश किया गया 1990 में, जिससे फाइनेंशियल और टेक्निकल असिस्टेंस दिया जा सके डेवलपिंग कंट्रीज को। इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज थी UNEP, UNDP, यूनिडो एंड वर्ल्ड बैंक। ओजोन सेक्रेटरीट जो था वो कोऑर्डिनेट करेगा ट्रीटी इम्प्लीमेंटेशन और मीटिंग्स ऑफ द पार्टीज से। और साइंटिफिक इन्वायरमेंटल इफेक्ट्स एंड टेक्नोलॉजी एंड इकोनॉमिक असेसमेंट पैनल्स प्रोवाइड ऑन गोइंग टेक्निकल गाइडेंस टू मेंबर कंट्रीज। ये सब इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म था कि भाई इंप्लीमेंट किया कैसे जाएगा, है ना। फिर कुछ अचीवमेंट, ओजोन लेयर ने थोड़ा सा रिकवरी की है। ग्लोबल प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन ऑफ CFCs एंड अदर ODs हैव फॉलन बाय ओवर 99% सिंस द प्रोटोकॉल्स एडॉप्शन, मतलब जब से ये प्रोटोकॉल को अपनाया गया तब से 99% CFC का कंजम्पशन और ग्लोबल प्रोडक्शन कम हुआ है। मतलब अब उसकी सब्स्टिट्यूट गैसें यूज की जा रही हैं फ्रिज में और एयर कंडीशनिंग में, क्योंकि AC के बिना तो रह नहीं पाएगा आदमी, इतना गर्मी इतना ह्यूमिड है। The Antarctic ozone hole is on a confirmed path to recovery per the 2023 UNEP WMO quadrennial assessment। यानी कि 2023 के UNEP के असेसमेंट ने कहा कि ओजोन होल थोड़ा सा रिकवरी के पाथ पे है। फुल रिकवरी इज प्रोजेक्टेड अराउंड 2066, 2045 एंड 2040। ये माना जा रहा है कि अगर हम इसी गति से CFC को रोकते रहे तो 2066 तक अंटार्कटिक में, 2045 तक नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में और 2040 तक रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में हम इसको फुल रिकवरी कर लेंगे। Widely regarded as the most successful international environmental treaty in history due to universal ratification and adaptive amendments। मतलब कि पूरे वैश्विक स्तर पे, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे ये सबसे सक्सेसफुल एनवायरमेंटल ट्रीटी मानी जाती है, क्योंकि सबने इसको माना और इसके लिए अडेप्टिव अमेंडमेंट्स किए। इंडियाज रोल एंड कंप्लायंस क्या है? 1 मिनट में आइए। इंडिया का रोल और कंप्लायंस क्या है कि इंडिया हैज सक्सेसफुली फेज्ड आउट CFCs, हेलोन्स, कार्बन टेट्राक्लोराइड एंड मेथिल क्लोरोफॉर्म शेड्यूल। इंडिया ने सक्सेसफुली फेज आउट किया इन गैसों को। करेंटली इंप्लीमेंटिंग इट्स HCFC फेज आउट मैनेजमेंट प्लान, और आजकल जो चल रहा है वो HCFC, अब मतलब हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन को फेज आउट करने का प्लान चल रहा है। हैविंग रेटिफाइड, हमने किगाली अमेंडमेंट 2021 पे साइन किया है, इसलिए इंडिया ने HFC का कंजम्पशन कहा है कि 2028 तक रोकेगा और उसको फेज डाउन करेगा 80% तक 2047 तक। इंडियाज ओजोन सेल अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज इज द नोडल इंप्लीमेंटिंग एजेंसी। और ये सब कौन कर रहा है? इंडिया में एक ओजोन सेल है जो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट और क्लाइमेट चेंज के अंतर्गत काम करती है, और वही इसकी नोडल इंप्लीमेंटिंग मतलब नोडल एजेंसी है जो इसको इंप्लीमेंट करा रही है। फिर क्रिटिसिज्म और ऑनगोइंग चैलेंजेस इसका भी है भाई कि इलीगल प्रोडक्शन एंड ट्रेड इन बैंड ODS सच एज अनऑथराइज दिस पीरियोडिकली थ्रेटन्स प्रोग्रेस। मतलब कि इलीगल प्रोडक्शन अभी भी चल रहा है ना। ये तो चलता ही रहेगा जब तक
ईमानदारी नहीं है लोगों में। फिर ट्रांजिशनिंग टू लो, जब जीडब्ल्यूपी और नेचुरल रेफ्रिजरेंट अल्टरनेटिव्स पोजेस टेक्नोलॉजिकल एंड कॉस्ट चैलेंजेस स्पेशली फॉर एमएसएमई। वो कह रहे हैं ना कि भाई आप ये सस्ता था सीएफसी, अब इसके बिना अब जब सब्स्टिट्यूट में जो लगा रहे हैं वो कह रहे हैं वो महंगा है, टेक्नोलॉजिकल और कॉस्ट चैलेंजेस हैं, और खासतौर से एमएसएमई जो मीडियम और स्मॉल में माइक्रो और स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज है उसके लिए तो और मुश्किल है। फिर बैलेंसिंग ओजोन प्रोटेक्शन विद क्लाइमेट मिटिगेशन रिक्वायर्स कंटिन्यूअस साइंटिफिक एंड पॉलिसी कोऑर्डिनेशन, यानी कि आपको जो साइंस है और जो पॉलिसी है दोनों मिलके चलेंगे तभी हम ओजोन लेयर को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। और लॉन्ग रिकवरी टाइमलाइंस मीन सस्टेन्ड विजिलेंस एंड कंप्लायंस आर नीडेड फॉर डिकेड्स टू कम। भाई माना गया है 2100 तक हम करेंगे, 2047 तक करेंगे, 2028 तक करेंगे, 2032 तक करेंगे, मतलब सतत ये चलते रहना है, ये इसकी सबसे बड़ी कमी है, आप इसको रोक नहीं सकते, सबसे बड़ी चुनौती है। आपको हमेशा इस पे काम करते रहना है, अदरवाइज जो आपने थोड़ी बहुत रिकवरी गेन की है वो फिर खत्म हो जाएगी। की टेक अवे आपका क्या है कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल इज द ओनली यूएन ट्रीटी विद यूनिवर्सल रेटिफिकेशन, मतलब किसी ने इसको मना नहीं किया। फेजिंग आउट ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस वाया बाइंडिंग शेड्यूल्स, की इतने दिन तक ये खत्म कर देंगे, इस साल तक ये खत्म कर देंगे, इस साल तक ये खत्म कर देंगे, बाइंडिंग शेड्यूल के साथ चल रहा है। सक्सेसिव अमेंडमेंट्स हैं इसके, लंदन, कोपेनहेगन, मॉन्ट्रियल, बीजिंग और स्पेशली किगाली हैव एक्सपेंडेड इट्स स्कोप टू एचएफसीज एंड क्लाइमेट चेंज, जिसने इसके स्कोप को क्लोरोफ्लोरोकार्बन से हाइड्रोफ्लोरोकार्बन तक इसके स्कोप को बढ़ाया है। Multilateral fund and UN agencies have supported developing countries, including India, in meeting their phase out obligations, है ना, फंड दिया जाता है, यूनाइटेड नेशंस उसको सपोर्ट करती है टेक्नोलॉजिकल और फाइनेंशियल तरीके से डेवलपिंग कंट्रीज को कि वो अपने ऑब्लिगेशंस को हासिल कर सकें। और द ओजोन लेयर इज कंफर्म्ड टू बी रिकवरिंग, मेकिंग इट द मोस्ट सक्सेसफुल इंटरनेशनल एनवायरमेंटल ट्रीटी टू डेट, दो इलीगल ओडीएस ट्रेड एंड एचएफसी ट्रांजिशन कॉस्ट रिमेन चैलेंजेस। वो कह रहा है कि ये पहली, मतलब विश्व की सबसे ज्यादा सफल अंतरराष्ट्रीय पर्यावरण संधि है, लेकिन जो अनैतिक तरीके से ओडीएस का ट्रेड हो रहा है वो, और एचएफसी का ट्रांजिशन कॉस्ट, ये इसके लिए सबसे बड़ी चुनौती है। ओके, सवाल देख लेते हैं। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल वाज साइंड इन विच ईयर, बताइए, है ना। द मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल इज यूनिक एमंग यूएन ट्रीटीज फॉर बीइंग यूनिवर्सली रेटिफाइड बाय ऑल 198 यूएन मेंबर स्टेट्स। यूनाइटेड नेशंस के सभी सदस्य राष्ट्रों ने इस पर सहमति जताई। विच सब्सटेंस ग्रुप वाज द प्राइमरी ओरिजिनल टारगेट ऑफ द मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, पहले क्लोरोफ्लोरोकार्बन था केवल। द किगाली अमेंडमेंट टू द मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल प्राइमरीली एड्रेसेस, ये है, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स विच आर पावरफुल ग्रीन हाउस गैसेस। Multilateral fund for the implementation of the Montreal Protocol primarily provides, ये है, financial and technical assistance to developing countries for ODS phase out. According to UNEP, the entire project will fully recover around 2066 था शायद, 2066। आप देख लीजिएगा अभी आंसर में। इंडियाज नोडल एजेंसी ये है ओजोन सेल, है ना। ए रिकॉग्नाइज चैलेंज टू द इलीगल ट्रेंड इन बैंड ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस। देखिए 1987 है ये, हाँ, आपका मॉन्ट्रियल संधि के लिए। बाकी मैंने सही बताया, ये 2066 ही था। यस 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 यस, आई वाज राइट। ओके, तो ये आपका मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल रहा, ठीक है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, यस 87, 1987, यस, इसका ईयर भूल गई थी मैं, ठीक है। तो एक और पर्यावरणीय संधि, प्रोटोकॉल, अमेंडमेंट, हमें पता चला कि पर्यावरण को सुरक्षित करने के लिए क्या क्या चल रहा है, और हम बीइंग एन इंडिविजुअल भी इसमें रोल प्ले कर सकते हैं, तभी ये सब हासिल हो पाएगा। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैप्पी लर्निंग।